हेलो फ्रेंड्स। वेलकम है आपका हमारे हिस्ट्री क्लासेस में। तो आज हम आज हमने जो बुद्ध की क्लास हम कंटिन्यू कर रहे थे उसमें सेकंड पार्ट है। और इसमें हम बुद्ध के जीवन के बारे में आगे और भी जानकारी इकट्ठी करेंगे, जानेंगे आगे क्या होता है। तो पिछली क्लास में हमने बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट संकेतकों को देखा था, है ना। और जैसे कि जब वो पैदा हुए तब क्या होता है, जब वो घर को छोड़ते हैं तो क्या होता है, जैसे कि हमने देखा खाली सिंहासन। जब अपना घर छोड़ देते हैं तो खाली सिंहासन, है ना। ऐसा मतलब चिन्ह है हमें देखने को मिलता है। अच्छा, हमने कई सारे पिछली क्लास में देखे थे। हमने देखा था कि कब वो मतलब अपना घर छोड़ देते हैं और क्यों छोड़ देते हैं, ये सब हम पिछली क्लास में कंटिन्यू कर चुके हैं। उनके उनकी माता का नाम, पिता का नाम, उनकी पत्नी का नाम, बेटे का नाम, है ना। इन सब के बारे में भी हम पिछली क्लास में कर चुके हैं। तो आज नेक्स्ट क्लास में हम देखते हैं आज हम क्या पढ़ते हैं। तो पिछली क्लास में हमने कुछ संकेतकों को देखा था जो बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए थे। तो आज हम वो देखते हैं, उन्हीं को कंटिन्यू करते हैं। तो हमने महाभिनिष्क्रमण का क्या मतलब होता है, ग्रह का त्याग करना, नहीं घर को छोड़ देना। तो बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में अपने घर को छोड़ दिया था। तो घर को छोड़ देना महाभिनिष्क्रमण कहलाता है। सारनाथ में उन्होंने पहला उपदेश दिया जिसको हम धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। सारनाथ में पहला उपदेश है जिसको हम धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। तो धर्म चक्र प्रवर्तन सारनाथ का पहला उपदेश। फिर है महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण क्या है? 483 BC में हिमवत नदी किनारे पर कुशीनगर में कुशीनगर में बुद्ध की मृत्यु को हम क्या कहते हैं? महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण। तो महाभिनिष्क्रमण गृह त्याग, निष्क्रमण गृह त्याग। धर्म चक्र का प्रवर्तन चलते रहे, धर्म चक्र चलता रहे, यानी कि उनके उपदेश शिक्षाएं और जो भी उनकी शिक्षाएं हैं, उपदेश शिक्षाएं, जो भी उनकी बातें हैं, वो सब क्या चलती, वो क्या है, जीवन भर चलती रहनी चाहिए। जैसे धर्म चक्र चलता रहे, उनकी उपदेश शिक्षाएं भी चलती रहे, उनका पालन होता रहे। निर्वाण प्राप्ति मानी कि मोक्ष को प्राप्त कर लेना, एकदम मृत्यु को प्राप्त कर लेना, क्या कहते हैं? महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इनको देखना होगा। तो जैसे ग्रह का त्याग हो तो महाभिनिष्क्रमण। और सारनाथ में पहला उपदेश दे रहे हैं तो धर्म चक्र प्रवर्तन और महापरिनिर्वाण। जब वो हिरण्यावती नदी के किनारे कुशीनगर में बुद्ध की मृत्यु, इसको हम क्या कहते हैं? महापरिनिर्वाण। आगे जब बुद्ध की मृत्यु होने के बाद उनके अवशेषों को 8 जगह भेजकर स्तूपों का निर्माण कराया गया, है ना। स्तूप स्तूप बहुत इंपॉर्टेंट एक बिल्डिंग स्ट्रक्चर कह सकते हैं, जो कि बौद्ध धर्म में जिसका बहुत ज्यादा महत्व है ना। आज भी हम उनकी स्टडी करके जानते हैं कि उस समय का आर्किटेक्चर क्या था, उस समय मतलब लोग किस टाइप की चित्रकला पसंद करते थे, क्या क्या बनाते थे, किस तरीके से बनाते थे, उसमें किस टाइप के कौशल का यूज किया गया है। बहुत सारी जो स्टडी हम उसके करते हैं, है ना। तो कई जिसकी कुछ फेमस स्तूप भी हम देखते हैं, जैसे साक्षी का स्तूप एमपी में है ना। अमरावती का स्तूप भी देखते हैं, लेकिन अमरावती का जो स्तूप है वो तो थोड़ा सा मतलब उसको बिगड़ गया है, खत्म सा हो गया है ना। वो खंडर सा रह गया है, ज्यादा उसके अवशेष हमें स्टडी के लिए नहीं मिलते। लेकिन सांची का स्तूप एकदम एकदम सही अवस्था में है, उसको हम स्टडी करते हैं। तो स्तूप पूजा भवन है। जैसे हम जो हिंदू लोग होते हैं वो मंदिरों में जाते हैं, है ना। और जैसे मुस्लिम्स होते हैं तो वो मस्जिद में जाते हैं, ईसाई होंगे तो गिरजाघर में जाते हैं या चर्च में जाते हैं, है ना। वैसे ही जो बौद्ध धर्म है उसमें स्तूपों का वही महत्व है जो हिंदुओं में मंदिरों का है। स्तूप पूजा भवन है। स्तूप में क्या क्या होता है तो ये बताते हैं अभी। तो विहार विहार यानी बौद्ध भिक्षु के रहने का स्थान है। यहाँ पे देख लीजिए, पूजा होती है तो वो स्तूप है, लेकिन जब बौद्ध भिक्षु के रहने के स्थान की बात आएगी तो क्या कहलाएगा? विहार। विहार मतलब बौद्ध भिक्षुओं के रहने का स्थान। यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, रहने का स्थान। अब हम देखते हैं स्तूप। तो स्तूप में हमें कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं, तो इसके हमें देखने को मिलता है स्पाइरल छत्र छत्र
छत्र स्पायर, है ना, छत्र, ये रहा छत्र, हमें छत्र देखने को मिलता है। छत्र क्या है? ये जो आपको यहाँ पे गोल गोल चीज स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, इसको छत्र कहते हैं। फिर हमें क्या देखने को मिलता है? हर्मिका। हर्मिका, ये जो आपको स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, इस ये जो यहाँ पे बना हुआ है ना, स्क्वायर और लंबे लंबे डंडे और वगैरह सब खींचे हुए हैं, इसको हर्मिका कहते हैं। ये है हमारा हर्मिका। फिर यहाँ पे हमें देखने को मिलता है अंड। अंड, ये जो राउंड राउंड सी शेप है इसकी पूरी, इसको हम क्या कहते हैं? अंड। अंड। फिर क्या हमें देखने को मिलता है यहाँ पे? मेढी। मेढी क्या है? तो मेढी, ये वाली जो वॉल है ना, ये वाली, ये है मेढी, ये है मेढी। फिर हमें क्या देखने को मिलती है? वेदिका। तो वेदिका को यहाँ पे एनक्लोजर वॉल, एनक्लोजर वॉल वॉल लिखा हुआ है, जैसे कि जो हमें ये देखने को मिल रही है, जो बड़ी वाली जो बाउंड्री वाली जो दीवार है वो, तो उसको हम क्या कहते हैं? वेदिका। वेदिका एनक्लोजर वॉल, एनक्लोजर वॉल। बाकी हमें इसमें सोपान में देखने को मिलता है। और यहाँ पे हमें जो एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो है यहाँ पर तोरण। तोरण द्वार, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, जो हमें जितने भी स्तूप है उनमें देखने को मिलता है। सांची के स्तूप में भी देखने को मिलते हैं। ये चार तरह के चार तोरण द्वार हमें देखने को मिलते हैं। चार में से एक थोड़ा सा बिगड़ा हुआ था, जिसका दोबारा से कंस्ट्रक्शन कराया गया है। तो चार मेजर थे, तो तीन हमें जो है पहले से मिलते हैं। तो उन तीनों में जो ये जो डिजाइन बना हुआ है, मैं आपको इसमें हाईलाइट करती हूँ। ये क्या है? हमारा तोरण द्वार। ये है पूरा, यानी कि इन्हीं से क्या होता है, लोग एग्जिट एंड एंटर होते रहते हैं। तो ये है हमारा तोरण द्वार। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने अच्छे से मतलब यहाँ पे डिजाइन वगैरह किया हुआ है। कहीं पे हाथी, कहीं पे ऐसे के जो संरचना हमें देखने को मिलती है। तो ये है हमारा स्तूप। तो यहाँ पे स्तूप हमारा कंप्लीट होता है। तो स्तूप में आपको जो ध्यान रखना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। छत्र स्पाइरल, जो हमें छत्र वाली संरचना है। हर्मिका, हर्मिका जी जो हमारा यहाँ पे स्क्वायर या रेक्टेंगल जैसी संरचना देखने को मिलती है। फिर हर्मिका देखने को, हर्मिका जो ये रेक्टेंगल संरचना है। एनक्लोजर वॉल, ये जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, ये हमें देखने को मिलती है। फिर मेधी, मेधी जो हमारी जो अंड है, अंड के ऊपर ही छोटी छोटी संरचना जो बाउंड्री टाइप से हमें देखने को मिलती है। तोरण द्वार, ये द्वार है, तोरण द्वार। तो यहाँ पे एंटर एंड एग्जिस्ट के लिए इसको एकदम डिजाइन से डेकोरेट किया गया है ना। अंड देखने को मिलता है, पूरा राउंड राउंड संरचना हमें देखने को मिलती है। अब है कुछ इंपॉर्टेंट दान। क्योंकि कई बार जो शासक हुआ करते थे, वो भी ऐसे जो धर्म हुआ करते थे उनको दान देना पसंद करते थे, दान दिया करते थे। तो कुछ इंपॉर्टेंट दान है जो हमें देखने को मिलते हैं। तो बिंबिसार ने वेणुवन विहार दान दिया था बुद्ध को। कब दिया था? जब बुद्ध राजगृह आए थे। जब बुद्ध राजगृह आए थे तब उन्होंने वेणुवन विहार दान में दिया था। किसने? बिंबिसार। बिंबिसार वेणुवन विहार, है ना। अनाथ पिंडक, और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जो बुद्ध थे उन्होंने अपने मोस्ट ऑफ द टाइम का श्रावस्ती में ही स्पेंड किया था। तो वहां से ज्यादा, वहां से जो दान है उसके भी हमें ज्यादा साक्ष्य मिलते हैं। जैसे श्रावस्ती में जेतवन विहार मिला, किसने दिया? अनाथ पिंडक, ये भी एक व्यापारी था। एक और व्यापारी की पुत्री विशाखा, जिसे पूर्वाराम विहार दिया, ये भी श्रावस्ती में थी। और कुटाग्रशाला, ये लिच्छवियों, लिच्छवियों ने क्या थी? बुद्ध को दान में दी, कुटाग्रशाला। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, बिंबिसार वेणुवन विहार, अनाथ पिंडक जेतवन विहार, व्यापारी की पुत्री विशाखा पूर्वाराम विहार, है ना। इसमें से वेणुवन विहार राजगृह आने पर बिंबिसार ने दिया है। बाकी अनाथ पिंडक और व्यापारी की पुत्री विशाखा जैसे श्रावस्ती में दान दिए हैं। बौद्ध संगीति, तो बुद्ध की मृत्यु के 200 वर्षों बाद हमें बुद्ध की शिक्षाओं, बातों, उनके उपदेशों का संकलन देखने को मिलता है। और जब ये संकलन हुआ तो एक ग्रुप मीटिंग में हुआ, जिनको हम संगीति के नाम से जानते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट संगीतियां हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, मोस्ट ऑफ द एग्जाम से पूछा जाता है। तो लेकिन इन संगीतों में जो कुछ ग्रंथों का गठन किया गया, तो उनके बारे में जान लेते हैं पहले। तो वो कौन से ग्रंथ है? त्रिपिटक। त्रिपिटक,
यानी तीन टोकरियां, सुत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। हमें तीन पिटक देखने को मिलते हैं जिनका संकलन इन बौद्ध संगीतियों में किया गया। तीन टोकरियां कौन सी? सुत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। इनके बारे में भी जान लेंगे। अब क्या होते हैं? बौद्ध संगीतियां होती हैं। कुछ मुख्य बौद्ध संगीतों के बारे में जानते हैं। तो बौद्ध संगीति और उनके इस बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं आपको कुछ रिलेट कराऊं तो आपको फर्स्ट, तो नेक्स्ट क्या है? 250 बीसी में हुई है, 72 एडी में, 250 बीसी 72 एडी, है ना? 250 बीसी। थर्ड बौद्ध संगीति है, इसमें अशोक संरक्षक शासक है, अध्यक्ष है मोगालिपुत्तिस, स्थान पाटलिपुत्र, कार्य अभिधम पिटक का संकलन हो गया है ना? चौथी बौद्ध संगीति 72 एडी में कनिष्क है, वसुमित्र यहाँ के अध्यक्ष है, कनिष्क के शासनकाल में हो रही है। कनिष्क का शासनकाल है और कुंडलवन कश्मीर स्थान है। तो यहाँ पे इस तरीके से करेक्ट इस तरीके से कर सकते हो, क्योंकि कनिष्क का शासन नॉर्दर्न इंडिया में था, सबको पता है, लेकिन नॉर्थ वेस्ट रीजन में बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीके से हमें देखने को मिलता है। तो इसलिए हम इसको करेक्ट कर सकते हैं कि कनिष्क कुंडलवन कश्मीर यहाँ का संरक्षक शासक था, और वसुमित्र यहाँ पे कौन बने थे? अध्यक्ष बने थे। थर्ड बौद्ध संगीति में मोगालिपुत्तिस, पाटलिपुत्र, अशोक पाटलिपुत्र का कनेक्शन भी बहुत इजीली आप बना सकते हैं, है ना? और यहाँ पे जैसे मैंने कहा था कि सेकंड और फोर्थ इजीली मैच कर सकते हैं आप, क्योंकि बौद्ध धर्म का स्पष्ट विभाजन हो गया है, हीन यान महायान बन गए हैं। हीन यान कौन है? सभ्यवादी है। महायान कौन है? महासंघिक। और फर्स्ट में हमने क्या देखा था? सुत पिटक, विनय पिटक का संकलन देखने को मिला था, और देखो थर्ड में हमें अभिधम पिटक देखने को मिलता है। अब बौद्ध धर्म के कुछ इंपॉर्टेंट शाखाएं हैं जिनके बारे में जानना जरूरी है। तो बौद्ध धर्म के हमें चार महत्वपूर्ण शाखाएं देखने को मिलती हैं: हीनयान, महायान, थेरवाद, वज्रयान। हीनयान, महायान, थेरवाद, वज्रयान, ये हमें कुछ इंपॉर्टेंट शाखाएं देखने को मिलती हैं, जिनमें से महायान और हीनयान ये इंपॉर्टेंट है। इनमें से हमें महायान और हीनयान और महायान बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इनके बारे में हमें डिटेलिंग में जानना होता है ना? यहाँ तक कि 12th क्लास में भी हमें इनके बारे में पढ़ने को मिलता है। और थेरवाद और वज्रयान ये भी इंपॉर्टेंट शाखाएं हमें बौद्ध धर्म की देखने को मिलती है। तो आज की क्लास तो हमें यहीं पे रखनी है। इनके बारे में, ये शाखा है, इनके बारे में डिटेल हम नेक्स्ट क्लास में जानेंगे, है ना? ज्यादा लॉन्ग वीडियो ना हो जाए, आप लोगों को पढ़ने में ज्यादा बोरियत ना आ जाए, इसलिए शॉर्ट कंटेंट को शॉर्ट वीडियोस में डालने की कोशिश है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।